नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कि इस पर सरकार की बड़ी क्या अपडेट है, तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस घोषणा से लाखों सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। पिछले कुछ समय से सरकारी संगठन UPS की बहाली की मांग कर रहे हैं और अब सरकार ने इस मांग पर सकारात्मक रुख अपनाया है। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे, तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें, अंत तक बने रहें। ये फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपनी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, जिससे उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिलती है और नई पेंशन स्कीम की तुलना में UPS कर्मचारियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। अब हम बात करें कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। ये उनके जीवन भर मिलती रहती है। UPS में कर्मचारियों को अपनी सैलरी से कोई योगदान नहीं करना पड़ता, पूरी पेंशन का खर्च सरकार उठाती है। अब हम बात करें कि UPS की विशेषताएं क्या क्या है, तो ये देखिए, पेंशन की राशि अगर हम बात करें UPS की, तो रिटायरमेंट के बाद में जितना परसेंट आपकी बेसिक सैलरी है उसका 50% मिलेगा। पेंशन कर्मचारियों का योगदान, तो इसमें कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं होता, वो पूरी पेमेंट सरकार की तरफ से होती है। बाकी UPS में या NPS में उनकी खुद की सैलरी में से जो कटौती की जाती है, कितना परसेंट की जाती है, उसको मिलाकर कुछ सरकार देती है, जो कि उनकी पेंशन बनती है। पेंशन का भुगतान आजीवन, महंगाई भत्ता, पेंशन पर DA मिलता है। परिवार पेंशन कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवार को मिलती है। ग्रेजुएटी 20 लाख रुपए तक, कम्यूटेशन पेंशन का 40%। अब हम बात करें कि सरकार का नया ऐलान क्या है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। ये स्कीम UPS और NPS का मिश्रण है। UPS के मुख्य प्रावधान इस प्रकार से हैं, जो कि हम डिटेल से बात कर रहे हैं, कि कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% गारंटेड मिलता है। न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी पेंशन मिलती है। 10 साल की सेवा पर न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन। परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलता है। पेंशन पर महंगाई भत्ता मिलेगा। कर्मचारी का योगदान 10% और सरकार का 18.5% होगा। ये देखिए, इसमें कर्मचारी का जो है योगदान 10% होता है और बाकी 18.5% सरकार का होता है। अब हम बात करें कि UPS में और UPS में क्या अंतर है, तो ये देखिए कि UPS जो है वो पूरी तरह से अनफंडेड थी, जबकि UPS फंडेड स्कीम है। UPS में कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं था, जबकि UPS में 10% का योगदान है। UPS में सरकार का योगदान 18.5 होगा, जो कि UPS से अधिक है। UPS में न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है, जो कि UPS में नहीं था। UPS में रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि मिलती है, जो कि UPS में नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि UPS में आप पे डिपेंड करता है कि आप पूरी रिटायरमेंट के बाद राशि एक साथ उठाना चाहते हैं या सैलरी के रूप में या पेंशन के रूप में धीरे धीरे उसको प्राप्त करना चाहते हैं। UPS में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, वो कि आजीवन आपको जितना मिलेगा धीरे धीरे उतना ही मिलेगा। तो ये देखिए, अब हम बात करें कि गारंटीड पेंशन मिलेगी, जो कि NPS में नहीं थी। पेंशन राशि UPS के बराबर होगी। UPSC का अगर हम फायदे देखें तो UPSC का फायदे बताए जा रहे हैं कि महंगाई भत्ता मिलने से पेंशन में बढ़ोतरी होगी। परिवार पेंशन को लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट पर एक मुफ्त जो आपको राशि मिलेगी, उसको आप अपने कहीं भी मकान खरीदने में या बच्चों की शादी में या एजुकेशन में कहीं पे भी आप काम में ले सकते हैं। हालांकि कर्मचारियों को अपनी सैलरी से सिर्फ 10% का योगदान करना होगा, जो कि UPS में यह भी नहीं करता, पूरा गवर्नमेंट देती है। अब हम बात करें कि कई राज्यों में UPS को बहाल करने की घोषणा की गई है। तो राज्य कौन कौन से हैं, कि जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। अब केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अन्य राज्य हैं जो भी UPS और UPS में अपना सकते हैं, कि वो आप में से किसको चूज करना चाहते हैं, UPS को चूज करना चाहते हैं या UPS को। लेकिन वो इसको सिर्फ एक ही बार चूज कर सकते हैं, बार बार उनके पास ये ऑप्शन नहीं है।
अब हम बात करें कि विशेषज्ञों की क्या राय है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि UPS की पूरी बहाली सरकार पर बड़ा आर्थिक बोझ डाल सकती है, जबकि UPS एक बेहतर विकल्प है, वो दोनों के सहयोग से चलता है। UPS जो है एक फंडेड स्कीम है जिसमें भविष्य में वित्तीय बोझ कम होगा, कर्मचारियों और सरकार दोनों को योगदान होने से फंड मजबूत होगा। गारंटेड पेंशन से सरकार कर्मचारियों को सुरक्षा मिलेगी, सरकार पर तत्काल बोझ भी नहीं पड़ेगा। आगे की राह में हम बात करें तो सरकार ने घोषणा की है कि UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। मौजूदा NPS कर्मचारियों को UPS में शिफ्ट होने का विकल्प दिया जाएगा, यानी कि अगर किसी ने NPS चूज कर रखा है तो वो UPS में आ सकते हैं, उनको ये एक बार ऑप्शन दिया जाएगा। नए नियम और प्रक्रियाएं तैयार की जाएगी, राज्य सरकारों को भी UPS अपनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा, कर्मचारी संगठनों से चर्चा की जाएगी। अब हम बात करें कि निष्कर्ष की, तो सरकार का यह फैसला कर्मचारियों व सरकार दोनों के लिए फायदेमंद है। इससे कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और सरकार पर दीर्घकालिक बोझ भी कम होगा। हालांकि इसमें सफल क्रियान्वयन के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनानी होगी। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि सभी कर्मचारियों को ये चूज करने में आसानी हो सके कि उन्हें NPS से UPS में आना है या UPS को चूज करना है। और जहाँ तक मुझे हो सकता है आपको UPS को ही चूज करना चाहिए। धन्यवाद।